गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ये तो ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हर एग्जाम में आना ही आना होता है। कहीं पर पहली लड़ाई पूछी गई, कहीं पर दूसरी, कहीं पर तीसरी, या फिर किसी किसी जगह पूछा गया कौन सी लड़ाई में कौन विजयी हुआ था। तो इससे रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पर आपको दिया है 1761, 1782, 1756 या फिर 1764। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी हुए थे। और इस युद्ध की जगह भी पूछी जाती है आपसे बार बार, क्योंकि अब इसको एक युद्ध स्मारक के तौर पर हरियाणा सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो काला अम्ब के अंदर हुए थे और यहाँ पर मराठों का जो नेतृत्व है वो सरदार जो सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने किया था। मराठों की हार हुई थी और इसी हार के बाद मराठों का पतन हो गया था। इसमें मराठों के जो सरदार थे सदाशिवराव भाऊ, उनका भी वर्णन बार बार आता है, क्योंकि उन्होंने थानेश्वर के जो महादेव शिव मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके बाद जो विजय हुए अहमद शाह अब्दाली, उसने हरियाणा का जो अधिकांश क्षेत्र है वो गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी जाए आपसे, वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इस युद्ध के अंदर अकबर विजयी हुए थे और जो अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमू, या फिर जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाए, उनकी हार हुई थी। और पहली लड़ाई अगर आपसे पूछी जाए वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। उसके अंदर बाबर विजयी हुए थे और बाबर ने उस लड़ाई में विजय के उपरांत पानीपत में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। पेहवा में, थानेश्वर में, लाडवा में या फिर झांसा में। तो दोस्तों 700 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र के जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेश्वर है, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल साथ लगता, उसको अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज्य किया था। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उनका वंश पूछा जाए तो पुष्यभूति या वर्धन वंश। जो राजा हर्षवर्धन थे एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उन्हीं के दरबार में एक उनके दरबारी कवि होते थे बाण भट्ट, जिनका वर्णन बार बार मिलता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने भी एक रचना की थी हर्षचरित, जो इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने की थी। इन्हीं के शासनकाल में एक हेन सांग जो चीनी यात्री, जिनका दूसरा नाम भी आता है जैन जुआंग, वो भी आए थे और उनकी भी एक बुक पूछी जाती है। उनकी बुक की रचना का नाम था जो था वो सीयू की था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास था। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा में 14वीं विधानसभा है, उसके अंदर आपसे वित्त मंत्रालय पूछा गया है, किसके पास है। ऑप्शन देखिए, कैप्टन अभिमन्यु, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री ओम प्रकाश धनखड़ या फिर श्री कृष्ण लाल पवार। तो यहाँ पर तो शायद ऑप्शन को देखकर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जो थे वो 13वीं विधानसभा के अंदर वित्त मंत्रालय को संभालते थे, लेकिन 14वीं विधानसभा में जो वित्त मंत्रालय का कार्यभार है वो खुद सीएम ने, श्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रखा है। तो 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के या फिर वर्तमान हरियाणा में भी आपसे वित्त मंत्री पूछे जाए तो वो कौन होंगे, श्री मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में अब हमारे यहाँ पर 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला से विधायक हैं। उपाध्यक्ष पूछे जाए तो रणबीर सिंह गंगवा हैं और आपसे प्रोटेम स्पीकर पूछे जाए तो रघुवीर कादियान हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 खालिस्तान पर आयोजित किए गए थे। 27 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 21 अक्टूबर 2019 या फिर 30 अक्टूबर 2019। तो देखिए दोस्तों, डिटेल के अंदर आंकड़े आ रहे हैं, आपको प्रॉपर डेट याद करनी है। जो हरियाणा विधानसभा 2019 के इलेक्शन है, जो 14वीं विधानसभा का गठन के लिए इलेक्शन हुआ था, वो हुआ था 21 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर अंबाला में? तो दोस्तों, भारत की जो पहली इको फ्रेंडली रैली है वो रोहतक के अंदर आयोजित की गई थी। कहाँ पर? रोहतक के अंदर। भारत की, अकेले हरियाणा की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली थी और वो हरियाणा के रोहतक में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को खालिस्तान द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ था। 2019 का जो स्मार्ट पुलिस पुरस्कार है वो हरियाणा पुलिस को किसने दिया था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिया था, या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिया था, या फिर ऑप्शन सी, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ जिसको फिक्की बोला जाता है उसने दिया था, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दिया था। तो वो आपको मिला था भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा हरियाणा पुलिस को 2019 का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला था? सिंचाई और ड्रेनेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा हरियाणा के किस किसान को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण सिंह को, श्री करणजीत सिंह चड्डा को, श्री जसवीर सिंह चौटाला या फिर हरपाल सिंह कोहली को। तो जो ऑप्शन बी पर हैं श्री करणजीत सिंह चड्डा, उनको उस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, संत सूरदास से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना होता है। तो आइए आपको सारे के सारे कंसेप्ट करवाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में संत सूरदास का जन्म हुआ था। संत सूरदास जो हैं वो अकबर के समकालीन थे। 22 मई 2016 से पहले, जिसको सूर पुरस्कार कहा जाता था, 22 मई 2016 को उस पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इनके गुरु के नाम बार बार पूछे जाते हैं। एक तो आपको ऑप्शन बी पर दिए गए हरिदास था इनके गुरु का नाम, और दूसरे गुरु का नाम भी आता है, वो आता है आचार्य वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं, सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। सारे के सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगेन रिपीटिंग, फरीदाबाद के सीही गांव में इनका जन्म हुआ, अकबर के समकालीन थे। 22 मई 2016 को पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया। 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इनके 2 गुरु थे, हरिदास और आचार्य वल्लभाचार्य, और इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ऑप्शन सी पर आपको दिए हैं निश्चल दास, जिनका संबंध हिसार से है और इनकी प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है वो है विचार सागर। और ऑप्शन डी पर जो बनवारी दास दिए हैं, इनका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं। एक है हरियाणा केसरी, दूसरा है अपना देश और तीसरा है हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अमानत एक शहीद की, सीप का मोती, झाड़ू फिरी या फिर लाल धूप। तो दोस्तों सभी को पता है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, जिसको लिखा है राजा राम शास्त्री ने, और उनका दूसरा उपन्यास भी एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है फफा कुटनी। राजा राम शास्त्री ने ही लिखा है पहला उपन्यास झाड़ू फिरी और दूसरा उपन्यास है फफा कुटनी। ऑप्शन ए पर आपको दिया है अमानत एक शहीद की, वो उपन्यास लिखा है कृष्ण बांछल ने। ऑप्शन बी पर है सीप का मोती, इस उपन्यास को लिखा है हेमराज निर्गम ने। और ऑप्शन डी पर जो है लाल धूप, उसको लिखा है अमृतलाल मदान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
जब 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था, तब हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखिए, श्री राजा राम शास्त्री को, पंडित नेकीराम शर्मा को, श्री उदय भानु हंस को या फिर विशंबर नाथ कौशिक को। तो दोस्तों, हरियाणा का जो पहले राज्य कवि का सम्मान मिला है वो मिला है श्री उदय भानु हंस को, और पहली बार इनको राजकवि का जो सम्मान है वो 1967 में दिया गया था। इनको हरियाणा का रुबाई सम्राट भी कहा जाता है, और इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो है देशा में देश हरियाणा, भेड़ियों के रंग और हंस मुक्तावली। ऑप्शन ए पर आपको दिए है श्री राजा राम शास्त्री, जिसने हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा है झाड़ू फिरी, और दूसरा उपन्यास फफा कूटनी है। ऑप्शन बी पर है पंडित नेकीराम शर्मा, जो संदेश नामक इनकी पत्रिका बार बार पूछी जाती है, 1930 में इन्होंने प्रकाशित की थी। और ऑप्शन डी पर है विशंबर नाथ कौशिक, जिनकी प्रसिद्ध रचना है शंख और शहनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था? श्री श्याम सतसई, तिरिया के मजमूम, पृथ्वीराज रासो या फिर सूर सागर? तो ऑप्शन सी पर जो है पृथ्वीराज रासो वो लिखी गई है श्री चंद्र बरदाई के द्वारा। और वर्तमान में चंद्र बरदाई की जो रचित उपन्यास है पृथ्वीराज रासो, उस पर आधारित तो हमारे बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बनने जा रही है, जिसके अंदर जो सोनू सूद अभिनेता है उन्होंने चंद्र बरदाई का रोल किया है। ऑप्शन ए पर है आपके पास श्याम सतसई, जिसको लिखा है तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। ऑप्शन बी पर है तिरिया के मजमूम, जो लिखी है अल्ताफ हुसैन हाली ने। और सूर सागर रचना है संत सूरदास की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रभावित नहीं होती है? घग्गर नदी, साहिबी नदी, दोहन नदी या फिर ब्यास नदी? तो दोस्तों, घग्गर, साहिबी और दोहन ये तीनों ही नदियां हरियाणा की नदियां हैं, परंतु जो ब्यास नदी है वो पंजाब और हिमाचल की नदी है, और ये लगभग 470 किलोमीटर तक बहती है। तो जो ब्यास नदी है वो हरियाणा में नहीं बहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए करहो शिखर, गरहो शिखर, तोसा शिखर या फिर ट्रोसर शिखर? तो जो करहो चोटी है, करहो शिखर है, वो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह हरियाणा के पंचकूला की मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ के साथ हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए वो है 1467 मीटर। कौन सी चोटी है ये? करहो शिखर हो या करहो चोटी हो, मोरनी की पहाड़ियों में है और ऊंचाई है 1467 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? यमुना नदी से बार बार क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर उसको उल्टा करके पूछ लिया गया। तो ऑप्शन देखिए, उत्तरी सीमा पर, दक्षिण पर, पश्चिमी पर या पूर्वी पर? तो ये दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ये भी पूछा जाता है यमुना नदी का उदय कहाँ से होता है? या तो आपको यमुनेत्री लिखा होगा या फिर आपको चंपासर ग्लेशियर भी लिखा हो सकता है। दोनों ही एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से या फिर चंपासर ग्लेशियर से। और उसको साथ के साथ कहा जाता है कि यमुना नदी जहाँ से निकलती है उसको कलिंद पर्वत भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सन्निहित सरोवर, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आता है, गुरुग्राम में है, कुरुक्षेत्र में है, अंबाला में है या फिर रेवाड़ी में? तो दोस्तों, सन्निहित सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक पवित्र जलाशय है। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास हरियाणा के कौन से सरोवर को बताया गया है? तो सन्निहित सरोवर को ही भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां हैं? विधानसभा के अध्यक्ष के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास या फिर राज्य के उप मुख्यमंत्री के पास? तो दोस्तों यहाँ पर कार्यकारी शक्तियां पूछी गई हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नमेंट की वो पूछी गई है, तो वो होती है राज्य के राज्यपाल के पास। अगर देश की कार्यकारी शक्ति पूछी जाए तो वो देश के राष्ट्रपति के पास होती है, और किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियां पूछी जाए तो वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? देखिए बार बार एक ही पेपर के अंदर कितनी बार एक क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। 11वीं विधानसभा है, 13वीं है, 12वीं विधानसभा है या फिर 14वीं विधानसभा है? तो दोस्तों वर्तमान हरियाणा में 21 अक्टूबर 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हमारे बने हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा, और अगर आपसे पूछे जाए प्रोटेम स्पीकर तो वो हैं रघुवीर काद्यान जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, रेवाड़ी को, रोहतक को, हिसार को या फिर पानीपत को? तो दोस्तों सभी को पता है बुनकरों का शहर हरियाणा के पानीपत शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए पर है रेवाड़ी, जिसको वीर सिटी या फिर पीतल नगरी भी बोला जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब या फिर राजनैतिक राजधानी भी कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी या फिर इस्पात नगरी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर के वन में पाए जाते हैं? पीपल, साल, यूकेलिप्टस या फिर बबूल? तो दोस्तों पीपल, यूकेलिप्टस और बबूल ये सूखे एरिया के अंदर होने वाले पेड़ हैं, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कलेसर के वन हमारे हरियाणा के लगभग यमुनानगर जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं कलेसर के। तो वहाँ पर जो कलेसर के वन है वो पानी का एरिया है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो साल के पेड़ पाए जाते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में या फिर पानीपत में? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र का भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। भोर सैदान के नाम से पूछ लिया जाए या फिर डायरेक्ट यहाँ पर जैसे पूछा गया मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।